हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम रागिनी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सब रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने अपने लिए आज नीले रंग के कपड़े का चुनाव किया था। वे कपड़ा बिल्कुल किसी जलपरी की तरह था। मैं उसे पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती थी कि रागिनी जैसी खूबसूरत किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत ही आम था। मैंने बाल खोलकर आगे किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सब मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने सिर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उसका कपड़ा मुझे इतनी जलने में इतनी दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बहुत ही संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत ही बड़ी बदनामी होती। इसलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लॉन्च में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा है। लेकिन मैंने सिर झटक दिया था। यह एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने खड़े हुए थे और अपने दोस्त से बात कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने का बोला तो वे मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए थे। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लगा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ ये आम होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों इसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। सबके बीच उन्होंने मेरे माथे पर बहुत ही मोहब्बत भरा किस दिया था और खुशी से मुझे बर्थडे विश किया था। मैंने उनका हाथ चूम लिया था और उनके सीने से लग गई थी। वे मुझे अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास लाए थे और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ लेने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था। मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत ही अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराह रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे खास नौकर पर गई थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था। मेरे ज़्यादातर काम वही करता था। किशोर की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे किशोर मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वे कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना ख़त्म होने जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आ गए थे और केक कटिंग करने का कहने लगे थे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था। सब जगह तालियां गूंज रही थी और मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही कह रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोला, साहिबा, यह हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं जो पापा में मगन थी अचानक पलटी। किशोर ने आखिरी हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा और मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वे फ़ौरन ही ज़मीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता उससे पहले ही मैंने थाम कर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वे और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तोहफा ही तो है, मैं ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी चांद सी बेटी हो, तुम ऐसे मामूली तोहफे लेने की ज़रूरत नहीं है।
और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशोर को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सुन सी खड़ी रह गई थी। पापा ने आज से पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वे किशोर को निकालने पर तुल गए थे। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशोर ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वे किसी को नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए थे। मैंने फौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वे किशोर का कत्ल ही कर देते। मैंने फ़ौरन ही वे तोहफ़ा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझ में इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की तरफ ही लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी भी कौन सी नौबत आ गई थी जो उन्होंने मासूम किशोर को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशोर की एक माँ और 2 बहनें हैं। वह बहुत ही मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत ही काबिलियत थी। वह अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ महीनों या कुछ दिनों में नौकरी मिल जाती, लेकिन वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर किशोर के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि वे मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरी कॉलेज की सहेलियाँ आ गई थी, जिनके साथ मैं मगन हो गई थी। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया। पापा ने केक भी कटवा दिया, मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सब मेहमान और रिश्तेदार घर से जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देखी थी। वे बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत ही अजीब था। कभी मुझे लॉन्च में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्यमय हो, और तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता था कि मुझे कुछ छिपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो। जितना मैं सोचती थी, इसलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोचकर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया आपको? कब से देख रही हूँ आप मुझे बहुत ही उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सिर को हल्की सी हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए कमरे के अंदर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा के आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत ही विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, खास करके अपने बाप से, वरना नुकसान उठाओगी। मैं कुछ कहती या समझती उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गए थे। मेरे पापा को मुझसे क्या खतरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वे जो भी था मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान कर दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही थी और फिर ये सोचकर सिर झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरी सालगिरह थी। यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था,
लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब से मैंने होश संभाला था तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हो। जब भी वे अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस आने की जिद करती थी तो वे साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वहाँ आने की, घर पर रहो, वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो वे यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही है क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो, अभी पढ़ाई करो, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही दो दिन होते हैं एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन से ही मैं मम्मी के निधन हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थी जो हमारे घर की नौकरानी थी, उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत ही गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिज़नेस समझ जाऊँ, ताकि बाद में जब मुझे बिज़नेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जानती हूँ। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वे मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं देते थे, अपनी सिर आँखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियाँ आए, लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन पापा का नाम और निशान नहीं था। मेरे कान पोर्च की तरफ ही लगे हुए थे। मैंने कुछ सोचकर रात के 4 बजे पापा को फ़ोन लगाया था, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर अपने गिर्द लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा और कब कहाँ गए हैं। जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र चौकीदार पर पड़ी। वो सो रहा था। मुझे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। अगर मैं उसके पास जाकर उसे जगाती तो मासूम इंसान की नींद खराब हो जाती। लेकिन मेरे पापा की ज़िंदगी का सवाल था। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी थी। वे मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया था। वे मुझे देखते हुए हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम बताइए। मैं सो गया था, दरअसल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वे टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर ना में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि बाबा कहाँ हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत ही परेशान हो रही है। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने से। उनका कहना है कि वे जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान न हो, अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वे बिल्कुल ठीक से है। जबकि मैं गुस्से में बोली, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर गए हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, छोटी मालकिन, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत ही वफादार आदमी हूँ। उन्होंने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था और वे किसी गलत काम के लिए नहीं गए हैं। आप परेशान ना हो, वे जल्दी ही लौट आएंगे, वे ठीक है। जबकि मैं चुप हो गई थी। ये बात हकीकत थी। पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्या फिर किशोर पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे के अंदर चली गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब हमारे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, यानी पापा आ गए थे। मैंने सुकून का सांस छोड़ा और फौरन उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक पापा ही आए थे और पोर्च में खड़े चौकीदार से ही कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी।
फ़ौरन भी 2 कदम पीछे हट गई। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वे मुझे जागता हुआ देख लेते तो यकीनन गुस्सा करते, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई थी। पापा आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी सालगिरह को आए हुए पूरे 15 दिन का अरसा बीत गया था। मेरी मामूली ज़िंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना और थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना। फिर शाम बजे टीचर का आना, उनके साथ पढ़ना और फिर अपने कमरे में आकर मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने कंप्यूटर पर बैठी कुछ काम ही कर रही थी जब अचानक अम्मा जी कमरे में आई और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही है मेरी लाडो। उनका अंदाज हमेशा ममता से लबरेज होता था, इसलिए मैंने कभी उन्हें नहीं टोका था कि आप मुझसे तो इस बार इससे बात क्यों कर रही है। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बस अम्मा जी एक प्रोजेक्ट का काम कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा कि नंबर अच्छे आए। वे फ़ौरन मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस देते हुए बोली, मेरी लाडो तो है ही इतनी प्यारी, इसके नंबर भी अच्छे आएंगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चले। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। बाबा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं टोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब दिल चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्तों के साथ घूम फिर आती थी। कुछ लेना होता था तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। जब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए कहना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए बहुत ही आराम से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये आज प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन ही मेरे पास होगी कॉलेज में इसे सबमिट भी कराने के लिए। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वे बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेज़ी मुझे मत बोलो, तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया। मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। वे अधिकार जताते हुए बोली और वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपना सिर थाम कर बैठ गई थी। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत ही अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक ही फैसला ले लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वे इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगी। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए। मैंने पिंक कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। मैं बाहर आई तो अम्मा जी सफ़ेद शलवार कमीज़ में खड़ी मेरे ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहा। फ़ौरन ही ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं अम्मा जी के साथ पीछे बैठ गई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आप बताइए कहाँ जाना है और क्या ख़रीदना है आपको। वे फ़ौरन बोली, मैंने अपनी लाडो को तोहफ़ा नहीं दिया था, मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है, चलो मैं तुम्हें तोहफ़ा दिलाऊंगी। हम मार्केट चलते हैं जो घर के करीब है। जबकि मैं उनके प्यार पर बहुत ही मुस्कुराई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप ही मेरे लिए इतना बड़ा तोहफ़ा है और मुझे किसी तोहफ़े की क्या ज़रूरत है। और रही बात सालगिरह की, तो दिन निकल चुका है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वे बोली, सही बात है, हम तो नौकर हैं, इसलिए तुम हमारा तोहफ़ा नहीं लेना चाहती, किसी और की तरह तुम मेरा तोहफ़ा भी फेंक दोगी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था और मैंने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफ़ा दिलाना है मुझे दिला दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोलकर मैंने ड्राइवर को आदेश दिया और करीबी मार्केट की तरफ ले जाने के लिए कह दिया। कुछ पल की दूरी के बाद हम मार्केट पहुंच गए थे। अम्मा जी अपनी शॉपिंग में मगन हो गई थी और मैं अपनी शॉपिंग में। काफ़ी अरसा हो गया था मैं मार्केट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं मगन अंदाज में अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। किसी की नज़रों की तापिश मुझे लगातार अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैंने बेमन मुंह घुमाकर देख लिया, लेकिन कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने अपना ख्याल को झटक कर आगे बढ़ गई और अपने लिए चूड़ियाँ लेने लगी, मगर अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा।
मैंने फ़ौरन पीछे की तरफ देखा। वे किशोर खड़ा था। उस समय वे ब्लैक पैंट और शर्ट में था और काफ़ी आकर्षक लग रहा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई कि वह इतना बदल गया है। मुझे कुछ लम्हे लगे उसे पहचानने में, वरना आम तौर पर मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही हुए थे उसे नौकरी से निकाले हुए। वे मुझे देखते हुए बोला, कैसी है मैडम आप, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? उसका अंदाज़ बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने हैरानी से किशोर को देखा कि वे किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। हालांकि वह मुझे मैडम साहिबा या मालकिन कहता था। मैंने सिर को हल्की झलक दी और उसे देखते हुए बोली, हाँ किशोर, मेरी तबीयत भी ठीक है और हालात भी। तुम बताओ, तुम कैसे हो? उस दिन पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वे थोड़ा, मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वे बोला, काफ़ी दिनों से आपका पीछा कर रहा था, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आपके साथ गार्ड्स भी होते थे और आप व्यस्त भी रहती थी, लेकिन आज शायद आप फुर्सत से शॉपिंग करने आई है। मैंने सिर को हल्की झलक दी। जब वे मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने वे तोहफा खोला जो मैंने आपको दिया था? उसके अचानक सवाल पर मैं झेप गई। मेरे पास खूब धन दौलत थी, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत साधारण स्वभाव की थी। मैं कभी किसी के साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आती थी, बल्कि हर किसी को अहमियत देती थी और किसी को कमज़ोर नहीं समझती थी। मैं किशोर को देखते हुए बोली, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला, माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल उस समय अफरा तफरी ऐसी हो गई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर, मैं अभी देखूँगी, तुम परेशान मत हो। और इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। यकीन मानो, मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैं ज़रूर आज जाकर देखूँगी कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए बेहतर होगा मैडम कि जल्द से जल्द उस तोहफे को देख ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे तोहफे के डिब्बे के नीचे एक नंबर होगा और उस पर आप कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ये कहते ही वह अचानक नज़रों से ओझल हो गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वे भीड़ में कहीं खो गया था। हम जिस मार्केट में आए थे वे मुझे पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा जी की खुशी के खातिर यहाँ आने में राहत जानी थी। अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गई और मेरी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोली, माफ़ करना, देर से तोहफ़ा दे रही थी, लेकिन याद रखना बहुत दिल से लिया है तुम्हारे लिए मैंने मुस्कुराकर उनसे वे बैग ले लिया और उन्हें देखते हुए बोली, अगर कुछ और ख़रीदना है तो आप ले ले, पे मैं कर दूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वे मुझे देखकर ना में सिर हिलाते हुए मेरा हाथ थाम गई और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हालांकि मुझे भी 2-4 चीज़ें खरीदनी थी जो मुझे पसंद आई थी, लेकिन किशोर ने बात ही इस किस्म की कर दी थी कि मेरे दिल में अजीब ख्याल पैदा हो गए थे कि आखिर उस तोहफे के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी को बदल देगा, जो मुझे एक बड़े ख़तरे से बचा लेगा। उस डिब्बे के नीचे नंबर, ये सब क्या कहानी थी? मैं इस गुस्ताखी को अब सुलझाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ चुकी थी। एक सफ़र के बाद ड्राइवर हमें वापस घर ले आया था। अम्मा जी अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए चली गई थी, जबकि मैं फ़ौरन अपने कमरे में आई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने किशोर का तोहफ़ा कहाँ पर रखा है, इसलिए मैं पागलों की तरह पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन उसका तोहफ़ा मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक ही मुझे याद आया था कि मैंने वह तोहफ़ा एक नौकर के ज़रिए घर के अंदर भेज दिया था, इसलिए मैं एकदम नौकर को याद करने लगी थी और फ़ौरन ही मेरी आंखें चमक उठी थी। वह नौकर अम्मा जी का ही रिश्तेदार थी। मैं फ़ौरन नीचे आई थी और रानी को आवाज़ देने लगी थी। मेरी 1-2 आवाज़ के बाद ही रानी मेरे सामने किसी बोतल के जिन की तरह सामने आ गई थी। मैं उसको देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली थी, रानी मुझे सच सच बताओ, तुमने उस तोहफ़े का क्या किया था? जबकि मेरे सवाल पर रानी के माथे पर नासमझी के एक्सप्रेशन आए थे और वे मुझे देखते हुए बोली थी, क्या मतलब मैडम साहिबा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सा तोहफ़ा और मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरी सालगिरह वाले दिन मैंने तुम्हें एक लाल रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि इसे अंदर रखवा दो। वे दूसरा तोहफ़ा, मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था।
वे मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने यही सोचा कि उसे कूड़े में फेंक देना चाहिए, लेकिन हम डर गए थे, इसलिए हमने पता नहीं कहाँ रख दिया। हमें भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि हमने वे तोहफ़ा किचन में या फिर लॉन्च में या ड्राइंग रूम में रखा था। हम फ़ौरन ढूंढ देते हैं। वह बहुत ही सलीके से बोली थी, जबकि मैंने सिर हिलाकर उसके साथ वे तोहफ़ा ढूंढना शुरू कर दिया था। उस तोहफ़े में एक गहरा राज था जो मुझे जानना था, और यही चीज़ मुझे टेंशन में डाल चुकी थी। और मैं अब वे चंद ही पल में लॉन्च भी बिखरे चुके थे, लेकिन कहीं से भी वह हमें तोहफ़ा नहीं मिल रहा था। मैंने गुस्से से रानी की तरफ देखा, जबकि वह फ़ौरन बोली, मैडम साहिबा, मैं किचन में देखती हूँ, शायद वहाँ हो। और मैं फ़ौरन ही डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरे लबों पर बस अब एक ही बात थी कि वह तोहफ़ा मुझे किसी भी कीमत पर मिल जाए। आखिर पता तो चले कि इस तोहफ़े में ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। मैं डाइनिंग रूम में ही छानबीन कर रही थी जब अचानक मुझे एक ड्रॉर में वह तोहफ़ा मिल गया। मैंने फ़ौरन शुक्र का सांस लिया और रानी को मना कर दिया कि अब मत ढूंढो, मुझे मिल चुका है। मैं वहीं बैठकर उस तोहफ़े को खोलने के बारे में सोच रही थी। वह तोहफ़ा एक मामूली से रैपर में लिपटा हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिल में भी डर था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जान बचा सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। यही बातें मुझे अजीब कश्मकश में डाल रही थी। चंद पल वहीं बैठकर उस बंद तोहफ़े को देखती रही और कुछ फिर सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर पापा का कोई कैमरा भी तो हो सकता था। उसके अल्फाजों से साफ जाहिर था कि जो भी मामला है वह पापा से ही जुड़ता था। इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर मैंने वह रैपर खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, और जैसे ही मैंने वह डिब्बा खोला, उसके अंदर एक खत मौजूद था। मेरे माथे पर बल आए, आखिर इस खत के अंदर क्या है। और फिर जब मैंने वह खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसा आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मेरी रूह तक कांप गई। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई थी। मैंने वह डिब्बा अपने हाथ में ही ले लिया था, क्योंकि मुझे याद था कि उसने कहा था कि इस डिब्बे के पीछे एक नंबर मौजूद है। और मैं वह डिब्बा हाथ में थाम कर नीचे आई थी। जो भी मामला था लॉन्च में और बेसमेंट का ही था। मुझे इन दोनों जगहों पर ही शक था, और इस खत में भी इन दो जगहों पर जिक्र ही किया गया था। मैं लॉन्च के कदरे कोने वाले हिस्से में आ गई थी, और जब मैंने अपना पाँव ज़ोर ज़ोर से कोने वाले फर्श पर मारा तो मुझे लोहे की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। मैंने सब कुछ सोचकर आंखें बंद कर ली। मुझे अपने पापा से इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अभी इस जगह को खोलकर नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से नौकर मौजूद थे। मेरा इरादा अब बेसमेंट की तरफ जाने का था, लेकिन मैं अभी भी दिन के वक्त नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब जाग रहे थे और मैं नज़रों में आ सकती थी। इसलिए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैंने अपना सिर थाम लिया था, और उस खत के अंदर लिखा हुआ था, मैं किशोर हूँ, लेकिन मैं एक खुफिया एजेंसी से आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। हम आपके बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए मुझे फ़ौरन ही आपके यहाँ बतौर नौकर भेजा गया था। जिससे आपके पापा को चुना था, हमने उसे रास्ते से ही हटा दिया था, यानी उसे ख़त्म नहीं किया, मगर उसे समझाकर दूसरी नौकरी दिला दी थी। उसकी जगह में आ गया था और उसके पापा के साथ रहने की कोशिश करने लगा था। तब कहीं जाकर मुझे सारा मामला समझ आया। दरअसल आप अपने बाप की संतान नहीं हैं, आपको गोद लिया गया था। आपके पापा कभी बाप नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बेटी बना लिया। आपके पापा का काम बहुत ही खतरनाक है। वो लोग अगवा करते हैं, खासकर लड़कियां, और फिर उनके अंग निकाल कर आगे बेच देते हैं। ज़्यादातर लड़कियां बेसमेंट में होती है, और जब उनका कत्ल हो जाता है तब उन्हें दफना दिया जाता है। और ज़्यादातर लड़कियों को आपके लॉन्च के उस कोने में मौजूद एक जगह पर फेंक दिया जाता है, जो बिल्कुल एक टैंक की तरह अंदर की तरफ बना हुआ है, ताकि ना किसी को पता चले और ना ही कोई सबूत मिले। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, तो आप अपने बाप को बेनकाब करना चाहती है, तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने बाप को बेनकाब नहीं करेगी तो कुछ दिनों बाद आपका सौदा भी हो जाएगा। आप जब पार्टी में गई थी,
तब ज़्यादातर क्लाइंट बाहर से आए थे। उन सब के सामने आपको ले जाया गया था ताकि वे लोग आपको पसंद कर ले। आपको मारा नहीं जाएगा, ना ही आपके अंग निकाल कर बेचे जाएंगे, बल्कि आपको बज़ात जगह भेज दिया जाएगा ताकि आपके शरीर का इस्तेमाल करके अमीर आदमी लज्जत हासिल कर सके। दुनिया में यही मशहूर है कि आप राजवीर खुराना की बेटी है, मगर ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना DNA टेस्ट भी करवा सकती है। ये बात मेरा दिमाग बंद करने के लिए काफ़ी था। सबसे पहले मैं बेसमेंट चेक करना चाहती थी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती। किशोर की बात सही थी। पार्टी के दौरान मुझे कई बार अपने वजूद पर गहरी निगाहें महसूस हुई थी, लेकिन मैं हमेशा अपना सिर झटक दिया करती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गलतफहमी है। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है शायद इसी वजह से सब मुझे देख रहे हैं। मगर कुछ तो अलग था, और अब लॉन्च के अंदर उस जगह से आवाज़ आना इस बात की निशानी थी कि पापा कुछ तो कर रहे हैं। अब रात धीरे धीरे गुजरती चली गई थी। जैसे ही शाम के साए ढले, तमाम मुलाजिम अपने क्वार्टर चले गए थे। सिर्फ एक चौकीदार और कुछ गार्ड ही मौजूद थे, जिनका ध्यान बेसमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं था। मैंने बहुत ही एहतियात के साथ करीब 12 बजे के बीच अपने कमरे से निकलकर बेसमेंट की तरफ रुख किया। मुझे बस एक ही डर था कि कोई मेरी तरफ तवज्जो ना हो जाए। मेरे लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि पापा भी ना आए, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त कोई देख लेता तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। मैंने बहुत एहतियात से वे रास्ता पार कर ही लिया था। जब मैं बेसमेंट के करीब आकर उसके दरवाजे को देख रही थी तो चंद सेकंड के लिए मैं अपनी जगह पर खामोश से खड़ी रही थी। न जाने क्यों मुझे वजह तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर लड़कियां मौजूद है। मैंने अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ाए। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कोई मुझे देख ना ले, और जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बड़े ताले से बंद कर दिया गया था। मेरी नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे ये डर लगा था कि बाबा ने अगर अंदर लड़कियां रखी होगी तो वे यहाँ से गाफिल नहीं हो सकते। मेरे फ़ौरन एक छोटी सी झिरी से अंदर झांका था, और किशोर की बात सच साबित हो गई थी। पापा वाकई लड़कियों को अगवा करके उनके अक्साब बेच रहे थे। कुछ लड़कियों को शारीरिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आगे भेजा जाता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस हद तक जा सकता है। पैसों की लज्जत इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर देती है। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे हैरानी की इस बात पर थी कि मेरे बाप ने मेरा ही सौदा कर डाला। बेशक मैं उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था, मुझे प्यार दिया था, मुझे हर ऐश और आराम से माला माल रखा था, जो एक पिता अपनी औलाद को देना चाहता है। मैं अपने कमरे में आकर अपने पापा के बारे में सोच रही थी। अगर उस समय मैं स्वार्थी हो जाती, उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती, तो मुझ पर लानत थी। मैं भी तो एक लड़की थी और मेरी जान को भी तो खतरा था। अगर मैंने किसी को और संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी, और बेसमेंट में मौजूद वे मासूम लड़कियां भी जान की बाजी हार सकती थी। मैंने कहानी देर तक बैठते हुए इसी बारे में सोचा, और मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए? क्योंकि मैं अगर फ़ोन कर भी देती तो मुझे गवाही देनी थी, और उसके बाद पापा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मेरी गवाही बहुत ही मायने रखती थी, क्योंकि मैं उनकी संतान थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई भी नहीं समझ सकता था। कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उस नंबर पर फ़ोन डायल कर दिया। मेरी पहली बेल पर ही कॉल उठाई गई थी। सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे सारी स्थिति के बारे में आगाह कर दिया और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जब किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद वे पूरी फोर्स के साथ हमारे घर आ पहुँच गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊँगी। मुझे आज समझ आया था, मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन कुछ तन्हाई इंसान को इतना समझदार बना देती है कि वह अपनी ज़िंदगी को संवार लेता है। किशोर ने फ़ौरन ही पापा को अरेस्ट करवा दिया था, जबकि पापा मुझे बेयकीनी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस हद तक पहुंच गई जिस हद तक से पापा मुझे हमेशा दूर रखते थे। फ़ौरन ही उन्हें जेल कर दिया गया
और अब जब मैंने गवाही दी तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। पापा का ज़्यादातर पैसा हराम का था, इसलिए उन सभी पैसों को भी मैंने चैरिटी में दे दिया था, क्योंकि पापा के बाद उनकी वारिस मैं ही थी। मैंने बस हौसले के मुताबिक अपने पास पैसा रखा था और उससे कारोबार शुरू किया था और दिल लगाकर उसमें मेहनत करने लगी थी। कभी कभी मुझे मेरे पापा याद आते हैं, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती है तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसकी माफ़ी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।